दोस्तों, हमने आपको पिछले 2 वीडियोस में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास के आरंभ और वनवास के आरंभ से लेकर 11 वर्ष पूर्ण होने तक मिलने वाले सबूतों और तथ्यों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम के लंका तक पहुंचने के बारे में, जिनमें राम सेतु के रहस्य के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भगवान राम अपने वनवास के दौरान अनेक जंगलों में घूमे, कई गुफाओं में रहे। आपने पंचवटी में हुए शूर्पणखा वाले किस्से को तो जरूर सुना होगा, जिसमें लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके बाद शूर्पणखा बदले की आग में जल उठी। दरअसल रामायण में खर और दूषण से युद्ध के समय एक सूर्य ग्रहण का वर्णन मिलता है। ग्रहों की स्थितियों को जब प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो युद्ध की तिथि 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व निकली, यानी कि राम और लक्ष्मण का खर और दूषण से युद्ध वनवास के 11 साल 3 महीने और 27 दिन के बाद हुआ और गणना के अनुसार उस दिन ग्रहण लगा था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वाल्मीकि रामायण में की गई ग्रहण की बात और आज की गई गणना दोनों एक ही बात करती हैं, ग्रहण की। इसी तरह जब रावण ने सीता हरण की योजना बनाकर अपने मामा मारीच को सोने के हिरण के रूप में भेजा, तब भगवान राम ने उसे पहचान कर उसका वध कर दिया। नासिक के पंचवटी के पास आज भी मारीच वध का स्थल देखने को मिलता है। इसी तरह जब रावण सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब जटायु ने माँ सीता को बचाने के प्रयत्न में अपने प्राण त्याग दिए थे। जटायु के गिरने का स्थान सर्व तीर्थ नाम से जाना जाता है, जो पंचवटी से करीब 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गाँव में है। इससे इस बात का पता चलता है कि रामायण में बताई गई घटनाओं के स्थान वास्तव में भी मौजूद हैं। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो सीता माँ की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण महाराष्ट्र क्रॉस करके कर्नाटक पहुँचे। यही था शबरी का आश्रम, जिसके साक्ष्य वहां आज भी मिलते हैं। जैसा कि हमने रामायण में पढ़ा है कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। इससे अगर वहां की भौगोलिक स्थिति से जोड़कर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के बेलगांव में शबरी आश्रम से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं। रामायण में वर्णित बेर के पेड़ों की अधिकता आज भी यहाँ मिलती है। जनजातियों पर हो रही ताज़ा रिसर्चेस से ये भी पता चलता है कि भारत की कई जनजातियों का डीएनए 10,000 साल से भी पुराना है, जिसमें कोल और भील शामिल है। और माता शबरी भी भील जनजाति से ही थी और इन जंगलों में आज भी इस जनजाति के लोग मिलते हैं। आज की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से किष्किंधा राज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बॉर्डर पर था, जहां वानर जाति रहती थी। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि वानर अर्थात बंदर, ये बिल्कुल गलत धारणा है। असल में वानर बंदरों को नहीं बल्कि वन में रहने वाले नरों को कहा जाता था। करोड़ों सालों पहले धरती पर केवल जंगल थे, मानव भी जंगल में ही रहता था। लेकिन जो नर जंगलों से निकलकर बाहर आए, विकसित हुए, बस्तियां बसाने लगे, वे मानव कहलाए। और जो नर सिर्फ जंगलों में रहे और विकासशील बने रहे, वो वन में रहने वाले नर यानी कि वानर कहलाए। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद ही भगवान राम ने लंका जाने की योजना बनाई, जिसमें सुग्रीव सहित वानर सेना ने उनका साथ दिया। रामायण में वर्णित है कि रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा था। श्रीलंका में इस अशोक वाटिका के साक्ष्य आज भी मिलते हैं। अशोक वाटिका में ही हनुमान जी ने सीता जी से भेंट की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस दिन चंद्र ग्रहण था। रामायण में इस दिन की ग्रह दशाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। जब इन ग्रह दशाओं को प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो चंद्र ग्रहण का दिन 12 सितंबर 5076 ईसा पूर्व निकल कर आया। हनुमान जी ने माँ सीता का पता खोज निकाला, जिसके बाद भगवान राम और बाकी वानर सेना 20 सितंबर 5076 ईसा पूर्व को रामेश्वर के समुद्र तट पर पहुँचे। लेकिन लंका पहुँचने के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो था हिंद महासागर। इतने बड़े समुद्र को तैरकर पार कर पाना तो संभव था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह श्री राम और उनकी सेना ने लंका को पार किया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 35 किलोमीटर के रास्ते पर इतना बड़ा सेतु बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे। इतने बड़े और लंबे रास्ते पर ब्रिज बना पाना तो आज इतनी विकसित टेक्नोलॉजी के साथ भी संभव नहीं है। तो उस समय ये काम कैसे हुआ होगा? अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो इसके प्रमाण भी अवश्य होंगे। सेतु समुद्रम
एडम्स ब्रिज, राम सेतु, यही नाम है जिनसे भारत से श्रीलंका के बीच हिंद महासागर पर बने सेतु को जाना जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ ये हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का एक साक्ष्य है। वास्तव में वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार सेतु बनाने का जिम्मा उस समय के शिल्पकार नल को दिया गया था। रामायण में वर्णित है कि समुद्र तट पर पहुंचने के बाद पहले 3 दिनों तक समुद्र, पानी और सेतु बनाने योग्य जगह का अध्ययन किया गया। इस दौरान ये देखा गया कि क्या समुद्री रास्ता बनाकर इसे पार करना संभव है। 3 दिनों की रेकी के बाद नल ने उस जगह का पता लगा लिया जहां समुद्र के पानी का स्तर कम था। वाल्मीकि रामायण कहती है कि इस सेतु को बनाने के लिए नल ने व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से सेतु का निर्माण कार्य आरंभ किया, जो उस समय की कुशल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कुछ टापुओं की नेचुरल चेन बनी हुई थी। कमी थी तो बस उन टापुओं को आपस में जोड़ने की। नल के द्वारा इन्हीं टापुओं के बीच गैप फिलिंग का काम किया गया। इस काम के लिए पहले जंगलों से पेड़ों को काटा गया, फिर रस्सियों के सहारे एक से दूसरे टापू को जोड़ा गया। इन रस्सियों के बीच पेड़ के तनों को बिछाया गया, जिसके बाद उन तनों पर पत्थरों को जमाया गया और जब एक टापू से दूसरे टापू तक पुल बन गया तो फिर इसी तरह आगे के टापुओं को भी जोड़कर पूरे 35 किलोमीटर का ब्रिज तैयार कर लिया गया। हालांकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम की माया ही कुछ ऐसी थी कि जिस पत्थर पर उनका नाम लिख दिया जाता वो पानी पर तैरने लगता था। तुलसी रामायण में राम सेतु को लेकर जो भी वर्णन मिलता है उसमें चमत्कार को जोड़ा गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ग्रह नक्षत्रों और भौगोलिक स्थितियों के तथ्यों को समाहित किया गया है। नासा ने 1993 में ही राम सेतु का सैटेलाइट फोटो जारी किया था, जिसमें धनुषकोडी से जातना के बीच पतली सी द्वीपों की रेखा नजर आती है। उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। समुद्र में इस सेतु की ऊपरी सतह आज भी समतल है। अगर इस पर चढ़ी बालू रेत की मोटी परत को सावधानी पूर्वक हटाया जाए तो सेतु की परत दिखाई दे सकती है। हालांकि जिन पेड़ों का इस्तेमाल ब्रिज बनाने में किया गया था वे इन हजारों सालों में कार्बन में तब्दील हो गए होंगे। दोस्तों, ये सेतु तो आज हमारे समक्ष है ही, लेकिन क्या ये वही सेतु है जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में बात की गई है? रामायण में बताया गया है कि राम सेतु 1 और 100 के अनुपात में बना है, यानी कि 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। और जो सेतु भारत से श्रीलंका के बीच पाया गया है वो 35 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। आज भी ये सेतु बंध 1 और 10 के अनुपात में है, जिससे ये बात साफ होती है कि जिस सेतु के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा था वो यही सेतु है। आज ये सेतु समुद्र तल से 2 मीटर नीचे है, जबकि ये सेतु बना था तब ये समुद्र तल से 1 मीटर ऊपर रहा होगा। यानी कि अगर आज की स्थिति से तुलना की जाए तो जब ये सेतु बना होगा तब वो वर्तमान समुद्र तल से 3 मीटर नीचे रहा होगा। इस बात को जब भौगोलिक परिवर्तनों की दृष्टि से देखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इन 7000 सालों में समुद्र का जल स्तर लगभग 2 से 3 मीटर तक बढ़ा है। इन तथ्यों की पुष्टि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, पृथ्वी विज्ञान विभाग और हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने भी की है। ये सारे तथ्य, ये सारे साक्ष्य, ये सारे प्रमाण और इन पर की गई शोधों के परिणाम इस बात को साबित करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कथा या दंत कथा नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।